प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। लेक्चर नंबर 11 है। जय स्टूडेंट्स, हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से आप तभी समझ पाएंगे जबकि आप यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को अच्छे से समझ जाएंगे। बेटा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए आपको यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं और आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को समझना निहायत ज़रूरी है। इसलिए मैं भरसक प्रयास करूंगा कि यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बाद में आपको यूनानी राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्या समानता असमानता है ये समझाऊंगा। उसके बाद में यूनानी राजनीतिक चिंतन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्या समानता है क्या असमानता है ये आपको समझाया जाएगा। इसके बाद में आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। यह स्टूडेंट्स नोट करेंगे यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 11 है। यस, नोट कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ मैंने जो आपके लिए 9 विशेषताएं तैयार की हैं बेटा, इन 9 बिंदुओं के आधार पर आप यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि यूनानी राजनीतिक चिंतन की अभिव्यक्ति मुख्यतया किन राजनीतिक विचारकों में होती है? इसका उत्तर होगा प्लेटो अरस्तु। यस, कौन? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो की द लॉज, अरस्तु की पॉलिटिक्स, ये 3 ऐसी किताबें हैं जिनका अध्ययन करके आप समग्र रूप में यूनानी राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ समझाना शुरू करते हैं। बेटा, यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं आप समझे, इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक चिंतन ही किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है पहले, सभी लेक्चर में किसी न किसी रूप में संकेत जरूर किया है, क्योंकि जब तक आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई राजनीतिक चिंतन होता ही क्या है, तब तक आप इनको नहीं समझ सकते। मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझना है तो राजनीतिक चिंतन के अर्थ को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, मैंने यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं से पहले ही आपको जो है ये बता दिया अच्छे से क्या कि राजनीतिक चिंतन किसे कहा जाता है। इसके लिए मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा, अब यहाँ मैंने 9 बिंदु तैयार किए हैं यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को। मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? यूनानी राजनीतिक चिंतन किन विषयों के ऊपर चिंतन, मनन, विचार, विमर्श और मीमांसा करता है, इसकी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले एक विद्वान है गैटेल। ये वाक्यांश ऐसा है जो कि यूपीएससी, यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर में किसी न किसी रूप में आपसे पूछ ली जाती है। इसलिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि जो मूल टॉपिक होता है वो तो मैं समझाता हूँ और वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण व्याख्यांश होती है तो उसको भी आपके सामने नोट कर दिया जाता है और उसकी फिर मैं व्याख्या कर देता हूँ। बेटा, गैटेल कह रहे हैं कि ध्यान दें, हमारे साहित्य, कला और विज्ञानों का इतिहास यूनान से प्रारंभ होता है। मतलब गैटेल ने कहा है कि भाई हमारे साहित्य, कला और विज्ञानों का इतिहास यूनान से प्रारंभ होता है। इसका मतलब गैटेल ने स्पष्ट कर दिया है, क्या स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहित्य, कला और विज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो यूनान से होता है। समझ रहे हैं ना? हमारे साहित्य, कला और विज्ञानों का इतिहास यूनान से प्रारंभ होता है। यूनानी समाज के महापुरुष, अब इसको पूरा नोट करेंगे, मैंने यहाँ डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, इसको कंप्लीट आप लिखेंगे, मैं समझाऊंगा। यूनानी समाज के महापुरुष, लिखें, यूनानी समाज के महापुरुष साहित्य, कला और विज्ञान के जन्मदाता थे और राजनीति दर्शन के बारे में यह बात और भी सत्य साबित होती है।
ये गैटेल ने कहा है। इसका मतलब राजनीति दर्शन का जन्मदाता तो यूनान ही है, और राजनीति दर्शन का जन्मदाता की बात आती है और जब व्यक्ति विशेष विद्वान विशेष का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि राजनीति दर्शन का जन्मदाता, राजनीतिक सिद्धांत का जन्मदाता, राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता प्लेटो था। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, तो फिर राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? अरस्तु। भाई राजनीति दर्शन का, राजनीति चिंतन का, राजनीति सिद्धांत का जन्मदाता कौन हो गया? प्लेटो। और राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कौन हो गया? अरस्तु। इसलिए गैटेल ने कहा है कि साहित्य, कला और विज्ञानों का इतिहास यूनान से प्रारंभ होता है। यूनानी समाज के महापुरुष साहित्य, कला और विज्ञान के जन्मदाता थे, और राजनीति दर्शन के ऊपर यह बात पूर्ण रूप में सत्य साबित होती है। ये बात गैटेल ने पूर्ण रूप में कही है। इसका मतलब राजनीति दर्शन का जो जन्मदाता की बात की जाती है तो यूनानी लोग ही राजनीति दर्शन के जन्मदाता हैं, और एक विद्वान विशेष का नाम आता है तो वह है प्लेटो। प्लेटो को राजनीति दर्शन का जन्मदाता, जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का जन्मदाता, पिता माना जाता है। किसको? प्लेटो को। यस। और राजनीति विज्ञान का जन्मदाता? यस, अरस्तु। अरस्तु की विषय प्रसिद्ध पुस्तक? यस, पॉलिटिक्स। प्लेटो की विषय प्रसिद्ध पुस्तक? यस, रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ आदर्श नगर राज्य व्यवस्था होता है। ठीक है बेटा। अब हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे कि भाई यूनानी राजनीतिक चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं। 9 विशेषताएं मैंने आपके लिए तैयार की हैं। आप यदि राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझते हैं तो मैं आपको क्रमबद्ध रूप में जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते चलिएगा। आप बेझिझक होकर के किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जाइएगा, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। बस एक ही निवेदन है, जिस रूप में समझाऊँ उस रूप में समझें। और हाँ, मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उनका ये दायित्व है कि सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल के बारे में अवगत कराएं। और हम तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा तो लक्ष्य ये है कि मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे विद्यार्थियों के लिए अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा। तो आपका ये दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ हमारे विद्यार्थियों की समझ में आ रहा है। नंबर 1, पहली विशेषता यूनानी राजनीतिक चिंतन की, नगर राज्य, सिटी स्टेट। बेटा यूनानी राजनीतिक चिंतन की पहली विशेषता क्या है? नगर राज्य। अर्थात वास्तव में यूनान के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन किया गया था, जो चिंतन, मनन, विचार, विमर्श, मीमांसा की गई थी, उसका जो केंद्र बिंदु था वो नगर राज्य था, सिटी स्टेट था। मतलब ये नगर राज्य को ही एक राजनीतिक और सामाजिक इकाई मानते थे। ये नगर राज्य को ही राजनीतिक और सामाजिक जीवन की इकाई मानते थे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, राजनीतिक जीवन की इकाई नगर था। पोलिस मतलब नगर। तो वास्तव में यूनानी जो थे वो नगर राज्य के इर्द गिर्द ही अपना राजनीतिक चिंतन दिया था। मूल बात ये है कि जो यूनानी लोगों का जो सेंटर पॉइंट है वो नगर राज्य है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन की इकाई नगर था। मतलब यूनानियों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जो इकाई था वो नगर था। अब बेटा मैंने दोनों बात बोल दी है, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। क्यों? क्योंकि वास्तव में यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत यूनानी विद्वानों के द्वारा राज्य और समाज में अंतर नहीं माना गया, जबकि आधुनिक समय में राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आईएएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। यूनान में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था, जबकि आधुनिक समय में राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं यूनानी और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, यूनानी और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के ऊपर लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वहाँ ये बात आपको बता दी जाएंगी। ठीक है बेटा। दूसरी विशेषता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानव का अध्ययन। यूनानी राजनीतिक चिंतन की दूसरी विशेषता है मानव का अध्ययन। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो यूनानी विचारकों के द्वारा मानव को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया। मतलब इन्होंने कहा है, यूनानी विद्वान कहते हैं कि मनुष्य एक अद्भुत वस्तु है, मनुष्य से अद्भुत वस्तु और कोई नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने मानव के बारे में अपना चिंतन, मनन और विचार विमर्श किया। ये इस सांसारिक लोक की बात करते हैं, परलोक की बात नहीं करते। इसलिए इन्होंने
मानव समाज के लिए किस तरह की शासन प्रणालियाँ हों, किस तरह का राज्य हों, इन सब बातों के बारे में अच्छे से चिंतन मनन विचार विमर्श किया है। इसलिए इनके अध्ययन का जो केंद्र है वो मानव है। तो आप दूसरी विशेषता नोट करेंगे, मानव का अध्ययन। मनुष्य एक अद्भुत वस्तु है, मनुष्य से अद्भुत वस्तु और कोई नहीं हो सकती, यूनानी ये मानते हैं। तीसरा है बेटा, यस, तीसरी विशेषता सांसारिक जीवन। बेटा यूनानी राजनीतिक चिंतन की तीसरी विशेषता है सांसारिक जीवन, अर्थात यूनानी जो विचारक हैं, जैसे आप प्लेटो अरस्तु का नाम ले सकते हैं विशेषकर। भाई यूनानी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे तो दो महत्वपूर्ण विचारक है, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो राजनीतिक दर्शन के पिता हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पिता हैं, और अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। तो तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है सांसारिक जीवन। नोट करें, सांसारिक जीवन। बेटा यूनानी जो विचारक हैं जैसे प्लेटो अरस्तु, ये क्या है, ये सांसारिक जीवन मतलब इस लोक के बारे में चिंतन मनन करते हैं। इसलिए जो यूनानी हैं, यूनानी विचारक हैं, वो भौतिकवादी थे और ये इस लोक को प्रधानता देते हैं, मतलब इस लोक के बारे में अपना चिंतन मनन प्रस्तुत करते हैं, विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं, मीमांसा करते हैं। ये परलोक को जो है प्रधानता नहीं देते हैं, बल्कि इस लोक को प्रधानता देते हैं। तो नोट करेंगे, इस लोक को प्रधानता, परलोक को नहीं। जैसे मध्य युगीन जो दार्शनिक हैं, जिसके अंतर्गत आप एक्विनास का नाम ले सकते हैं, संत थॉमस एक्विनास मध्ययुग के प्रतिनिधि विचारक कहलाते हैं, संत थॉमस एक्विनास। तो संत थॉमस एक्विनास वास्तविक रूप में देखा जाए तो परलोक के बारे में भी अपना चिंतन मनन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो यूनानी है वो सांसारिक जीवन के बारे में ही जो है चिंतन मनन करते हैं, परलोक के बारे में नहीं करते। मैंने लिख भी दिया है कि जो यूनानी है वो आध्यात्मिक और पारलौकिक चिंतन को कम महत्व देते हैं, भौतिकवादी या जो है इस लोक के चिंतन को प्रधानता देते हैं। मतलब इस सांसारिक जीवन के बारे में ये चिंतन मनन करते हैं, परलोक के बारे में चिंतन मनन नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ही आप मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे तो मध्य युग के अंतर्गत तो जो है धर्म और राज्य के बीच में भी संघर्ष हुआ है, और इस बात को लेकर हुआ है कि भी राज्य सर्वोच्च या धर्म सर्वोच्च, अर्थात राजा सर्वोच्च या जो है चर्च का जो मुखिया होता है पोप, तो चर्च सर्वोच्च या फिर जो है राजा सर्वोच्च है। इस बात को लेकर के पूरा विवाद हुआ है। और इसके बाद में जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावली हैं, मैकियावली ने साफ कह दिया, क्या कह दिया कि सर्वोच्च राज्य है और राज्य के आदेशों का पालन सबको करना है। इसलिए मैकियावली ने अपनी रचना द प्रिंस के अंतर्गत सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अब खैर ये बहुत लंबी बातें हैं, सारी बताने लग जाऊंगा तो संपूर्ण पश्चिम राजनीतिक चिंतन इसके अंतर्गत आ जाएगा। बस यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है बेटा। 3 हो गया। इसके बाद में चौथी विशेषता लेंगे। चौथी विशेषता फॉर सामुदायिक हित की भावना। बेटा अब यहाँ चौथी जो विशेषता आ रही है सामुदायिक हित की भावना, मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन की चौथी विशेषता है सामुदायिक हित की भावना। इसका जो मूल अर्थ ये होगा कि जो यूनानी विचारक हैं जैसे प्लेटो और अरस्तु, ये मनुष्य को एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानते हैं। स्वयं अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। क्या मनुष्य एक सामाजिक, यहाँ पूरा लिख लेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा है? यस, अरस्तु ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, किसने कहा है? यस, अरस्तु ने कहा है। इसलिए मनुष्य समाज और राज्य के बिना रह ही नहीं सकता, अकेला नहीं रह सकता है। जैसे कि एक समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने ये प्रयोग करके भी देखा था। 2 बच्चे के ऊपर, एक बच्चे को जो है पशुओं के पास में छोड़ दिया गया, एक बच्चा घर के ऊपर पालन पोषण किया जाता है। जिस बच्चे को पशुओं के अंतर्गत रखा गया, पशुओं के साथ छोड़ा गया, वो बच्चा उन पशुओं की तरह ही चलता था, उन्हीं की तरह आवाज़ें निकालता था। और एक बच्चा जो कि अपने घर पर रखा गया था, लोगों के बीच में रखा गया था, मानव समाज में रखा गया था, वो उस तरीके से जो है अपनी चाल ढाल आवाज़ें की वो संस्कृति ग्रहण करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि निश्चित है कि मनुष्य जो है राज्य और समाज के बिना रह नहीं सकता। इसलिए स्वयं जो अरस्तु हैं, अरस्तु क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है, नोट करेंगे, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। या तो वह पशु है या वो देवता है, क्योंकि पशुओं को और देवताओं को राज्य और समाज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मनुष्य है तो वह
राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता। इसलिए यूनानी राजनीतिक चिंतन की चौथी विशेषता है सामुदायिक हित की भावना। पांचवी विशेषता है बेटा, आप समझेंगे इसको डीपली गंभीरता समझेंगे। अगर ये बिंदु समझ जाते हैं तो प्लेटो और अरस्तु को समझने में आपको दिक्कत कहाँ आएगी। प्लेटो के सारे सिद्धांत भी समझ जाएंगे, अरस्तु के भी सारे सिद्धांत समझ जाएंगे। और प्लेटो और अरस्तु को अच्छे समझ जाएं तो मैं तो ये कहूँगा इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। प्लेटो अरस्तु के बाद में जिसने भी जो कुछ भी लिखा है, मैं तो ये कहूँगा कि वो केवल पाद टिप्पणी मात्र हैं। सब कुछ कल्पना की बात करता है तो प्लेटो का अनुयायी है, मतलब प्लेटो की नकल कर रहा है। और अगर यथार्थ की, वास्तविकता की, तथ्यों की बात कर रहा है तो अरस्तु का अनुयायी है, मतलब अरस्तु की नकल कर रहा है। इसलिए वाद केवल दो ही है, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। और इस दुनिया में जितने भी वाद आज तक दिए गए हैं, व्यक्तिवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, जो कुछ भी है, बहुलवाद वगैरह, दुनिया भर के वाद हैं, उन सारे वादों को यदि आप देखते हैं, सारे वाद इज़म, ISM इज़म देखते हैं तो आपको प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे, बशर्ते कि गंभीरता से आप उसका अध्ययन करें। मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन तो करना ही चाहिए यदि आपको राजनीति विज्ञान को समझना है। चलिए बेटा, पाँचवा है राज्य एक नैतिक संस्था। यूनानी राजनीतिक चिंतन की पांचवी विशेषता है राज्य एक नैतिक संस्था। आप देखिएगा प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी, चूँकि ये यूनानी राजनीतिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं, तो इन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। किसने? यस, प्लेटो और अरस्तु ने। मतलब यूनानी जो विचारक हैं वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने कहा है कि राज्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का साधन है। मतलब अरस्तु ने कहा है कि राज्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का साधन है। उनका कहना ये है कि अगर व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करनी है तो इसका एकमात्र साधन है राज्य। इसलिए अरस्तु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं आप, अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य का जन्म जीवन के लिए है और सद जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरस्तु क्या करें, राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन की, मतलब अच्छे जीवन की, सद जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। इसलिए राज्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, तो ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। और छठा है समाज और राज्य में विभेद का अभाव। बेटा यूनानी जो राजनीतिक विचारक हैं जैसे प्लेटो और अरस्तु, ये जो है समाज और राज्य में अंतर नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि समाज और राज्य ये दोनों ही जो है जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। मतलब समाज और राज्य में किसी भी रूप में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। राज्य और समाज ये दोनों ही व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण संगठन हैं। और यूनानी राजनीतिक विचारकों ने राज्य और समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं माना है, राज्य और समाज को एक माना है। जबकि आधुनिक समय के अंतर्गत राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। अगर आज राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाएगा तो निश्चित रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। बेटा सातवां है दास प्रथा। यूनानी राजनीतिक चिंतन की सातवीं विशेषता दास प्रथा। बेटा यूनान के अंतर्गत जो ये यूनानी राजनीतिक विचारक थे जैसे कि प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। और हालांकि प्लेटो ने तो उस रूप में नहीं कहा जिस रूप में अरस्तु ने कहा, क्योंकि अरस्तु ने दास प्रथा का सिद्धांत ही दे दिया था। और अरस्तु जैसा साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक प्रकार से मैं कहूँगा तथ्यों के आधार पर इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स लिखी थी। तथ्यों के आधार पर 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद में इन्होंने अपने सारे सिद्धांत या बातें लिखी हैं पॉलिटिक्स के अंतर्गत। तो इसने तो खुलकर के दास प्रथा का सिद्धांत ही दिया था, किसने, अरस्तु ने। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई यूनानी राजनीतिक विचारक है जैसे कि प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया था। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा कि यूनानी दार्शनिक समाज को दो भागों में बांटते हैं, एक तरफ नागरिक, दूसरी तरफ दास। नागरिक जो होते हैं इनके पास सभी प्रकार के अधिकार होते हैं, जबकि जो दास होते हैं ये अधिकारों से वंचित होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वयं जो अरस्तु हैं राजनीतिक विज्ञान के जनक, इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का जन्म स्वामी बनने के लिए हुआ है, बाकी दास बनने के लिए आए हैं। अर्थात जो सद्गुण संपन्न हैं, ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, वो स्वामी बनेंगे, बाकी दास बनेंगे। ठीक है, अरस्तु ने ये बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप यदि अरस्तु का दास प्रथा का सिद्धांत देखें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने अरस्तु का दास प्रथा का सिद्धांत अपलोड कर रखा है, उसमें सारी बातें समझाई गई हैं। आठवीं विशेषता है राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। यूनानी राजनीतिक चिंतन की आठवीं विशेषता नोट करेंगे, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। अर्थात
यूनानी राजनीतिक चिंतन की बात की जाती है तो प्लेटो और अरस्तु ने कहीं पर भी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की बात नहीं की है, क्योंकि इनके जीवन की जो इकाई था वो केवल नगर था, पोलिस केवल नगर राज्य था, नगर राज्य से बाहर नहीं निकले। हालांकि अरस्तु के समय में ही नगर राज्य के ऊपर बाहरी आक्रमण शुरू हो गया था, विशाल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी अरस्तु ने विशाल साम्राज्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उनके चिंतन का जो केंद्र बिंदु था वो नगर राज्य ही बना रहा। इसलिए राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का यूनानी राजनीतिक चिंतन में अभाव पाया जाता है। ठीक है बेटा। और मैं और कहूँगा इसमें कि समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुता, ये समानता और बंधुता में विश्वास नहीं करते थे। मतलब समानता और बंधुता के इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिए। समानता की बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब दास प्रथा का सिद्धांत दे रहे हैं तो नागरिकों के पास अधिकार हैं, दास के पास अधिकार नहीं, अधिकार से वंचित कर दिया, तो कहाँ समानता की बात आ रही है, कहाँ बंधुता की बात आ रही है। आगे विवेकवादी चिंतन। बेटा यूनानी राजनीतिक चिंतन की अंतिम नौवीं विशेषता है विवेकवादी चिंतन, अर्थात यूनानी राजनीतिक विचारकों ने जैसे कि प्लेटो और अरस्तु ने जो अपना चिंतन दिया है विवेकवादी चिंतन दिया है, इन्होंने विवेक, तर्क, बुद्धि के आधार पर अपने विचार दिए हैं। केवल श्रद्धा, आस्था, विश्वास के आधार पर अपने विचार नहीं दिए। इन्होंने कोई भी बात प्रस्तुत की है, कोई भी सिद्धांत दिया है, कोई बात स्वीकार की है तो उसमें विवेक, तर्क और बुद्धि का प्रयोग किया है। इसलिए जो यूनानी राजनीतिक चिंतन है वह विवेकवादी चिंतन है। क्या है बेटा? वो विवेकवादी चिंतन है, बुद्धिवादी चिंतन है, अबुद्धिवादी चिंतन नहीं है ये। जैसे कि मध्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि बुद्धिवादी चिंतन नहीं होता है बल्कि अबुद्धिवादी चिंतन होता है वो मध्य युग में। क्यों? क्योंकि वो विवेक, बुद्धि, तर्क, वितर्क का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा के सहारे जीवन जीने की बात करते हैं। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में ऐसा होता है। इसलिए मध्य युग को अंधकार का युग कहा गया है। क्यों कहा गया अंधकार का युग? क्योंकि इसमें विवेक, बुद्धि, तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि यूनानी राजनीतिक चिंतकों ने विवेक, तर्क और बुद्धि के प्रयोग करने के बाद में अपनी बात कही है। मतलब विवेक के आधार पर कोई बात कही है, सिद्धांत दिया, तर्क के आधार पर कोई बात कही है, सिद्धांत दिया है। क्या? विवेक के आधार पर कोई सिद्धांत दिया है, बात कही है, तर्क के आधार पर कोई सिद्धांत दिया है, बात कही है, बुद्धि के आधार पर कोई तर्क दिया है, अपनी बात कही है, अपने सिद्धांत दिए हैं। तो ये हो गया इसकी 9वीं विशेषताएं। तो आप इन 9 बिंदुओं के आधार पर यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को समझ सकते हैं। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि प्लेटो और अरस्तु ने जो कुछ भी कहा है उन सब बातों का आप इन 9 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। भले ही प्लेटो का न्याय का सिद्धांत हो, साम्यवाद का सिद्धांत हो, शिक्षा का सिद्धांत हो, दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, आप सब इसके आधार पर समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु के कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, क्रांति का सिद्धांत हो, संविधानों का सिद्धांत हो, संवैधानिक वर्गीकरण का सिद्धांत हो, दास प्रथा का सिद्धांत हो, नागरिकता का सिद्धांत हो, तो ये सिद्धांत तभी समझेंगे जब आप पहले ये समझ जाएं कि भाई यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं क्या है, उनका केंद्र बिंदु क्या है, किन बातों के ऊपर चिंतन मनन करते हैं, किन बातों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, किन बातों की वो मीमांसा करते हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं की बात आती है तो आप 2 विचारकों को सामने रख लेंगे, प्लेटो और अरस्तु को, क्योंकि यूनानी राजनीतिक विचारों में जो महत्वपूर्ण विचारक थे बेटा वो प्लेटो और अरस्तु ही थे। प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक हैं, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, पिता हैं, संस्थापक हैं। निष्कर्ष निकालो आप यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का निष्कर्ष। बेटा सबसे पहले तो आप यहाँ नोट करेंगे कि यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं है। मतलब जो यूनानी राजनीतिक विचारक हैं वो राज्य और समाज में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मानते हैं। नोट करना है आपको, यूनानी राजनीतिक विचारक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं मानते हैं, मतलब ये राज्य और समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते हैं। जबकि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे तो आज राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। ये बात ऐसी है जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगर ये बात ध्यान में नहीं रखेंगे तो ना तो आप यूनानी राजनीतिक चिंतन समझ पाएंगे, ना आधुनिक राजनीतिक चिंतन समझ पाएंगे। ठीक है बेटा। आगे व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यूनानी राजनीतिक चिंतन व्यक्ति को राज्य का अभिन्न अंग मानता है, और अगर व्यक्ति को राज्य का अभिन्न अंग मानता है तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक राजनीतिक जीवन में आवश्यक रूप में सक्रिय रूप से भाग लेगा। मतलब यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई जो यूनानी राजनीतिक विचारक हैं वो कह रहे हैं कि व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है, व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है।
मतलब व्यक्ति बिना राज्य बिना समाज के जीवित रह ही नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है। राज्य के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, राज्य के बिना व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि ये राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेगा। इसलिए आप नोट करेंगे यहाँ, प्रत्येक नागरिक राजनीतिक जीवन में आवश्यक रूप में सक्रिय रूप से भाग ले। ठीक है बेटा, तो ये यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं होगी। इसके आधार पर आप ये 9 के 9 बिंदुओं को समझेंगे और इन 9 बिंदुओं के आधार पर संपूर्ण यूनानी राजनीतिक विचारकों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।